Morning students, how are you? Today we read lesson number 2 of the history. आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। व्यापार से साम्राज्य तक की जो इस कंपनी ने सत्ता स्थापित की थी वो कैसे की थी और कैसे हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर आकर अपने जो है सत्ता स्थापित कर ली थी, है ना। तो ये चीज़ हाँ जी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यस, देखते हैं। देखिए, जो मुग़ल एम्पीरियर्स जो थे उसमें औरंगजेब सबसे पावरफुल मुग़ल रूलर रहा था और वो एक लास्ट रूलर था, है ना। मुग़ल पीरियड का सबसे अंतिम शासक माना जाता था, जो एक बहुत ही पावरफुल राजा था। पहले मैं इसको रीड करूंगी, देन आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगी। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। ही स्टेबल कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ known as India. After his death in the 1707, many Mughal governors, subedars, and big jamidars began asserting their authority and stabilizing national kingdoms. As powerful regional kingdom emerged in the various parts of India, Delhi could no longer function as in the effective center. देखिए क्या था, जो औरंगजेब था वो मुगल बादशाहों में सबसे आखिरी और शक्तिशाली राजा था, ठीक है। और वो जब बना वर्तमान में उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर क्या कर रखा था, अपना अधिकार स्थापित कर रखा था। देन 1707 में जब 1707 में उसकी मौत हो गई थी, उसके बाद में बहुत सारे मुग़ल जो एम्पीरियर्स थे वो सूबेदार और जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे, जमींदार जो थे, वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे, है ना। उन्होंने अपनी क्या करी थी, उन्होंने अपनी जो मतलब रियासतें थी वहाँ पर जो है अपने अपने एरिया के हिसाब से वहाँ पर स्थापित कर ली थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा, और अपनी अपनी स्थापित करने के बाद में रियासतें बना ली थी। और जैसे जैसे अलग अलग भागों में ताकतवर जो है रियासतें बनने लगी, सामने आने लगी, अलग अलग नए तरह की जो है क्षेत्रीय मतलब कि जो है लोकल, जिसे कह सकते हैं कि लॉन्गर फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव वेरियस पार्ट में अमेर्ज होने लगे, किंगडम्स बनने लगे, रीजनल किंगडम्स बनने लगे। लेकिन यह जो है बनने लगी, लेकिन है ना, दिल्ली अधिक दिनों तक जो है प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। दिल्ली जो थी वो इफेक्टिव सेंटर बाद में नहीं रह सका, क्योंकि जो मुग़ल थे वो सबसे पहले दिल्ली में ही सेटल्ड हुए थे ना, उन्होंने सेंट्रल पॉइंट अपना दिल्ली बना रखा था। जो दिल्ली था वो बहुत दिनों तक जो है एक इफेक्टिव सेंटर बनकर नहीं रह सका। देन 18th सेंचुरी के, पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्टोरी के रूप में है, तो हम लोग इसकी कोई भी लाइन को स्किप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हम लोगों को इसको लाइन टू लाइन ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप लोगों को इसको स्किप ना करें। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. Did you know that the British originally came as a small trading company and were recalcitrant to the aquatic territories? How then they did not be the masters of a vast empire? In this chapter, you will see how this came about. देखिए 18th century जो थी उसके मिडल में जो है राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल जो यहाँ पर मतलब लगभग देखिए कि सेकंड हाफ तक जो है न्यू पावर्स जो अमेज होने लगी पॉलिटिकल हॉरिजॉन की, कहाँ पर, ब्रिटिशर्स की। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो 18th सेंचुरी के मिडल तक आ चुके थे यहाँ पर। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो इंग्लिश लोग आए थे, जो अंग्रेज आए थे, वो पहले एक बहुत छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए थे, मतलब छोटी सी व्यापारिक कंपनी कह सकते हैं उसको, कि मतलब ये यहाँ पर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आए थे, ट्रेडिंग कंपनी लेकर आए थे। लेकिन क्या हुआ कि फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी, मतलब वो नहीं सोचते थे कि हम लोग यहाँ पर पूरा एकाधिकार कर लें। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ऐसी कौन सी कंडीशंस हुई कि इस विशाल साम्राज्य के वो लोग क्या बन बैठे, मालिक बन बैठे, मास्टर्स बन गए। उनका एम्पायर इतना ज़्यादा यहाँ पर बिगेस्ट कैसे हो गया। तो इस लेसन में हम लोग यही देखेंगे कि वो लोग कैसे हमारे इंडिया में सेटल होकर और यहाँ पर एक वास्ट एम्पायर उन्होंने बना लिया था। स्टार्टिंग में आए तब उनकी कोई इतनी नहीं था इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है कैप्टन हडसन जो थे वो बहादुर शाह और जफर और उनके बेटे को गिरफ्तार कर रहे हैं।
अब यहाँ पर है कि बहादुर शाह जफर जो थे वो एक मतलब लास्ट मुगल एम्पायर थे। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो ऊपर बताया कि औरंगजेब जो थे वो लास्ट मुगल रूलर बने थे, लेकिन बच्चों ध्यान रखिए कि एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो औरंगजेब थे उनका पावरफुल रूलर के रूप में लास्ट थे वो, मतलब उनके बाद में रूलर्स तो आए लेकिन वो पावरफुल नहीं थे। पावरफुल रूलर्स की कैटेगरी में वो एक लास्ट रूलर रहे थे। तो जो बहादुर शाह जफर थे वो यहाँ के मुगल एम्पीरियर के लास्ट जो है रूलर बने थे। तो जो औरंगजेब के बाद कोई मुगल शासक इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक सिंबल के रूप में मुगल बादशाहों का बहुत ही यहाँ पर महत्व बना हुआ था, उनकी इम्पोर्टेंस थी। जब 1857 में ब्रिटिशर्स जो रूलर थे उनके भारी विद्रोह शुरू हो गया था, और वो विद्रोह करने वाले कौन थे? मुगल्स। तो उन्होंने क्या कर दिया था, मुगल्स बहादुर शाह जफर को ही मतलब उन लोगों ने अपना लीडर मान लिया था मुगल्स ने, और उनके जो है यहाँ पर मुगलों के उसके ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा रिबेल शुरू कर दिया था। और जब इस रिबेल को कुचला गया, मतलब इसको मना कर दिया गया, तो कंपनी ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और उनके बेटे को उनके सामने मार डाला था। तो यहाँ पर इसीलिए इनको क्या किया जा रहा है, जो हडसन नाम का कैप्टन हडसन नाम का जो एक रूलर आया था, गवर्नर था वो, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन्होंने इनको इसीलिए गिरफ्तार कर लिया था। और जो बहादुर शाह जफर थे उनका रूलिंग टाइम था 1837 से 1857 तक, ये यहाँ पर रूलर बनकर रहे थे, नोट कर लेना। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे कम्स कैसे हुई, कैसे आई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में कैसे आई, है ना, पूर्व से कैसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी सेटल्ड हुई। तो देखिए कि 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड Queen Elizabeth I, granting it to sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in the England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans looking for the new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to the sell higher prices. The company did not have to the fear competition from the English trading companies, mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding the competition so that they could buy cheap and the sell dear. अब देखिए क्या था, जो 16th सेंचुरी में, सन 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की जो प्रिंसेस थी, क्वीन थी एलिजाबेथ, उनको एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे क्या किया, एक चार्टर पर उन्होंने एक साइन करवा लिए थे, उनसे एक परमिशन ले ली थी, और उस चार्टर में उन्होंने क्या बोल दिया था कि कंपनी को जो है ईस्ट से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था, एकाधिकार की, मतलब हमको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी मर्सेंटाइल का मतलब होता है कि ऐसी एक बिजनेस जिसमें बिना रोक टोक के और बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उनसे क्या कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनसे एक चार्टर साइन करवा लिया था, और इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई भी जो ट्रेडिंग कंपनी है वो इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है, ठीक है। और इस चार्टर के सहारे जो है कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो सी रूट था उसके पार में जाकर, उसके सेकंड पॉइंट पर जाकर नए इलाकों को मतलब क्या करती है, एमर्ज कर सकती है, गुड्स जो है बाय कर सकती है वहाँ से और एक्सपोर्ट कर सकती है, और यहाँ तक कि सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर भी बेचने का अधिकार इनको मिल गया था। और दूसरी तरफ जो कंपनी थी, कंपनी को दूसरा अंग्रेज जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनसे कोई भी कंपटीशन करने की डर नहीं था। विदाउट फियर जो ट्रेडिंग होती है ना उसे बोला जाता है वाणिज्यिक, वाणिज्यिक का मतलब होता है मर्सेंटाइल। तो यहाँ पर इस तरीके का जब इनको चार्टर मिल गया तो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे। और उस ज़माने में जो ये कंपनियाँ होती थी,
ये मोटे तौर पर क्या करती थी जो है कंपटीशन करके और मोटा मुनाफा कमाते थे, प्रॉफिट्स बहुत होता था, और अगर कोई स्पर्धा नहीं हो तब भी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। तो यह इन्होंने ऐसा प्रावधान जो है एलिजाबेथ फर्स्ट से करवा लिया था। लेकिन यह जो शाही मतलब फिर मैं बताती हूँ, द लॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम द एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। By the time of the first English ship sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and established their presence in the western coast of the Gama and Portuguese explorer. While they discovered country, the Dutch were exploiting the possibilities to the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. अब देखिए क्या हुआ कि जब इन्होंने चार्टर तो ले लिया, लेकिन क्या किया कि यह जो शाही दस्तावेज था, ये चार्टर जो था, यह जो है दूसरी यूरोपियन कंपनीज थी वो बाज़ारों में आने से उनको नहीं रोक पाया। ये चार्टर भले इनके पास था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन बाज़ारों में पहले से ही इन्होंने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि यहाँ तो पहले से ही क्या है कि जो है दूसरी कंपनीज जो है यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर मार्केट में आ चुकी है, और उन्हें कोई रोक भी नहीं सका। जब तक इंग्लैंड के जो जहाज़ थे वो अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप टाउन होकर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगीज ने भारत के मतलब इंडिया के जो पश्चिमी ईस्ट पॉइंट था वहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया था पुर्तगीज में। कि जो ईस्ट मतलब ये केप डाउन हुआ ना, सॉरी ये जो शिप था, ये शिप सेल डाउन हुआ, फर्स्ट इंग्लिश शिप जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्केट में जब केप डाउन तक पहुंचा तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि वहाँ तो ऑलरेडी कौन सी है, जो पुर्तगीज जो थे उन्होंने अपना पहले से ही वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इस बुक में लिखी हुई नहीं है, जो पुर्तगीज थे वो सबसे पहले पांडिचेरी में आ गए थे 1664 में, और डच जो थे वो पुलिकट जगह पर आए थे 1595 में। आप लिख लेना इस चीज़ को। तो क्या हुआ कि जब ये लोग देखा इन्होंने कि यहाँ पर तो ऑलरेडी पुर्तगीज और जो डच हैं वो लोग पहले से ही आ चुके हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं कि गोवा में उन्होंने अपना बना लिया था पुर्तगीज ने, और पुर्तगीज में के जो एक यहाँ पर एक वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति थे वो 1498 में पहली बार कहाँ पहुँच गए थे, इसी सी रूट से उन्होंने हमारे इंडिया का पता लगाया था। देन 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही डच जो थे वो भी हिंद महासागर, जो हिंद महासागर था मतलब वहाँ तक इंडियन ओशियन तक वो लोग क्या करने लगे, वहाँ तक तलाश करने लगे, और भी सी रूट्स की और अलग अलग सेंटर की, ट्रेडिंग सेंटर्स की। और कुछ ही टाइम बाद फ्रांसीसी भी जो है वो सामने आ गए और उन्होंने भी यहाँ पर जो है ट्रेडिंग करना शुरू कर लिया था। अब क्या था कि प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सारी जो कंपनीज थी वो एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी, मतलब उनमें कंपटीशन हो गया था कि हम लोगों को क्या है, क्योंकि डिमांड ही सबके ऑलमोस्ट एक जैसे ही होती थी मार्केट में, तो ये लोग क्या चाहते थे कि हम लोग को एक जैसी कंपनी मतलब चीज़ें ही है मार्केट में से खरीदें। तो लेकिन इतना जब इम्पोर्ट ही नहीं होता था, मतलब इतना प्रोडक्शन ही नहीं था, तो कैसे क्या करते। तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए कि द प्रॉब्लम वॉज द टेल कंपनीज वर इंटरेस्टेड बाय द सेम थिंग्स। The fine qualities of cotton of silk produced in India had the big market in Europe. अब क्या होता था कि हमारे जो इंडिया में सबसे फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क मिलता था, तो उसकी ज़बरदस्त मांग कहाँ पर थी, डिमांड यूरोप में होती थी। तो यहाँ पर जो कंपनीज यूरोपियन कंपनीज आई थी उन्होंने यही सोचा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन और सिल्क यहाँ से खरीद कर ले जाएँ, इंपोर्ट कर लें, और हमारे वहाँ पर जाकर इसको क्या करते हैं, यहाँ से चीपेस्ट रेट में लेकर वहाँ से हम बड़ा मुनाफा कमाएँ, मतलब बड़ा प्रॉफिट करके और इसको सेल करें गुड को। अब इसके अलावा जो जितने भी स्पाइसेस थे, जैसे कि है ना स्पाइसेस में देखिए पेपर, क्लोव्स और कार्डेमोम एंड चिनमोम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। अब यहाँ पर आप लोगों से कई बार पूछ लेता है एक ग्रुप बनाकर कि यूरोप में सबसे ज़्यादा डिमांड वाले स्पाइसेस क्या थे, कौन से प्रेफर किए जाते थे। तो ये इसमें आप लोगों का सिस्टमेटिक ग्रुप यही आएगा, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमोम और द चिनामोम। ये सारी चीज़ें ही आप लोगों को बतानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का इस ग्रुप में और चीज़ें डाल देते तो वो है ना, अगर मल्टीपल चॉइस में आ जाए ना एमसीक्यू में तो हटा देना, जिसमें ये ग्रुप में ये क्वेश्चन के अंदर यही ऑप्शन आए तो वही करेक्ट माना जाएगा। तो इन चीज़ों की भी बहुत ग्रेट डिमांड थी, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया था कि यूरोपियन कंपनी जो थी वो चाहती थी कि हम लोग इसको खरीद लें, और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हम लोग इनको खरीद लें।
और यूरोपियन कंपनीज़ के बीच में इस बढ़ती जो कंपटीशन से क्या हुआ कि जो इंडियन मार्केट्स जो थे इन चीज़ों की कीमत को बढ़ाने लगे, उनको हायर कर दिया, एक्सपेंसिव कर दिया, और उससे मिलने वाला जो भी प्रॉफिट था वो क्या होने लगा, बहुत ही कम होने लगा। और अब इन जो व्यापारिक दृष्टि से मतलब द ओनली वे टू द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिस्ड बाय द अल्मरेंटिंग रेवल कंपटीशन द अर्ज ऑफ द सिक्योर मार्केट देयरफॉर लैड टू द फ्रिज बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब क्या हुआ कि जब इनके दाम गिरने लगे तो जो कंपनीज थी उन लोगों का मुनाफा नहीं होता था, मतलब इंडियन मार्केट में मुनाफा नहीं हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था। मतलब जो ये जितनी भी यूरोपियन कंपनीज जो आई थी ये यहाँ पर इसीलिए डेवलप्ड हो गई थी, और उन्होंने अपनी जो इतनी भी कंपटीशन कंपनीज थी उनको ख़त्म कर दिया, है ना। और बाज़ारों में इस होड़ ने क्या कर दिया, व्यापारिक कंपनियों के बीच बैटल्स होने लगे, कंपटीशन के लिए ट्रेडिंग कंपनीज के लिए क्या होने लगे, बैटल्स होने लगे ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। और जो 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी आई तब तक तो क्या हुआ कि कोई भी मौका जो मिला उसमें एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मतलब कभी जहाज़ डुबो देती, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैश होने लगे, लोगों के विचार बहुत ज़्यादा रिबेल्स होने लगे, मूवमेंट्स मतलब विद्रोह होने लग गए थे, एक दूसरे के जहाज़ डुबो देते थे, रास्ते में उनके जो रूट्स थे उसमें कंपनीज के क्या कर देते थे, एक दूसरे के जहाज़ डुबोना, उनमें सामानों को आगे बढ़ाने से रोक देना, रास्ते लूट लेना, ये सब। तो इसके लिए क्या हुआ कि इन्होंने जो सप्लाईज थी, सप्लाईज ऑफ द गुड्स ट्रेड वॉज कैरी ऑन द आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स वर प्रोटेक्ट थ्रू आउट द फोर्टिफिकेशन। अब इसके लिए क्या किया जाने लगा कि जो सामान निर्यात किया जाता था, जो गुड्स ट्रेड की जाती थी, उसके लिए क्या किया गया कि एक फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसी चार दीवारी जहाँ से उनको आर्मी की सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले और फिर वो ट्रेडिंग की जाए। तो ऐसा क्या कर दिया गया कि चारों तरफ बंदोबस्त कर दिया, किलेबंदी कर दी गई, जिससे कि क्या हुआ, उनकी जितनी भी व्यापारिक चौकियाँ थी, ट्रेडिंग पोस्ट जो थी, वहाँ पर इनको प्रोटेक्शन दे दी गई, जिससे क्या हुआ कि सामान का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा वो सेफली होने लगा। This effort to be the fortified settlement and the carry to the profitable trade also led to the intense conflict to the local rulers. The company there found it difficult to separate trade from the policies. Let's how see the happen. अब क्या होने लगा कि जो प्रयास थे ये बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में ना प्रॉफिट कमाने के लिए, इन कोशिशों के कारण जो है लोकल जो रूलर्स थे उनमें भी प्रॉब्लम्स होने लगी, वो भी आपस में लड़ने लगे। इस तरीके से जो ट्रेड था और पॉलिटिक्स थी वो एक दूसरे से अलग जो है कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब ये देखिए कि हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे हुआ, कि कैसे कंपनी और ट्रेडिंग मतलब जो पॉलिटिक्स और बिजनेस जो है, ट्रेडिंग जो है वो कैसे कैसे सेपरेट किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल में व्यापार शुरू करती है। सबसे पहले देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन द बंगाल। अब इसमें क्या था बच्चों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम लोग के मैं आप लोगों को इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट हुआ है इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इसके जो पॉइंट्स है, इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया, अब इसका जो आगे का पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगी। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय।